हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। देखिए अपना जो है संडे और वेडनेसडे बुधवार रविवार को आपका एक मॉक टेस्ट होता है, वो आप सोल्व करते हैं। इसके अलावा आपका कल मंडे से मॉर्निंग में एक जो सिजिल आपका प्री 2022 में जो पेपर हो चुके हैं 40 शायद पेपर हैं, तो वो कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो सुबह मॉर्निंग में रहेगा आपकी और बाकी जो अपना इवनिंग में जो शेड्यूल रहता है वो आपका सेम रहेगा। इवनिंग में जो हम टॉपिक या जो भी मॉक टेस्ट करते हैं वो करेंगे। बाकी मॉर्निंग में जो है वो 8 बजे से हमारा एक जो सीजीएल प्री में आ चुके हैं वो वाले पेपर यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे इस मॉक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करें कि चार क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में, देखिए कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर है यानी लगातार संख्या है। कॉन्जुगेटिव क्रमागत ने लगातार, आरोही क्रम में है मतलब बढ़ते क्रम में है, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़े। कह रहा उनमें पहली तीन का गुणनफल 385 है और अंतिम तीन का गुणनफल जो है वो 1001 है। ये आपको पता होगा कि 1001 ये हम पढ़ भी चुके नंबर सिस्टम में, 7 11 13 का गुणनफल होता है तीनों प्राइम नंबर का। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यदि आपको पता है कि ये 7 11 13 है तो डायरेक्ट आप कर दोगे 13। अदरवाइज देखिए 385 तीन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का तो मल्टीपल है ही है। तो 5 से यदि आप भाग करोगे तो 7 बार 7 में जो 35 बचे कितने, 3, फिर वापस 35 फिर 7। तो ये हमारा नंबर है 5 into 77। इसको लिख सकते हो 7 into 11। तो ये लगातार आपके प्राइम नंबर है 5 7 11। तो अगला जो प्राइम नंबर होगा वो आपको पता है क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप इसको सोच सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है ए तथा बी ने एक व्यवसाय क्रमशः 3,50,000 और 1,40,000 के निवेश से शुरू किया। उनमें उसमें ए को व्यवसाय प्रबंधन के लिए यानी मैनेजमेंट वो काम कर रहा है। जो भी व्यक्ति, जो आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है उसमें जो भी व्यक्ति एक्टिव है, एक्टिव पार्टनर सक्रिय साझेदार बोलते हैं जिसको, कि वो साथ पैसे तो लगा ही रहा है साथ में वो काम भी कर रहा है, तो उसको पैसा लाभ में से अलग मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मैनेजमेंट कर रहा है इसलिए इसको जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% इसको मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए 100 रुपए लाभ होगा ना, तो उसमें से 20 रुपए तो पहले ए को मिल जाएंगे, फिर जो बाकी जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको इस पूंजी के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। कह रहा है पूंजी निवेश के अनुसार हुआ, बाद में जो बचा लाभ। यदि ए को बी की तुलना में 1 वर्ष के बाद 38,000 रुपए अधिक मिले तो लाभ अपने को पूछा है। देखिए पूंजी का रेशियो अपन निकालें, 3 जीरो आपके कैंसिल, 4 जीरो, 7 से कटेगा 5 बार यानी ए को 5 मिलेंगे तो बी को मिलेंगे 2। ये तो है रेस्ट वाला, जो बच जाएगा उसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी इसको जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे इनकी प्रिंसिपल जो है कैपिटल है वो 5 और 2 के रेशियो में, तो क्यों ना 5 और 2 टोटल हो गया 7। तो 7 का कोई भी मल्टीपल है वो अपन प्रॉफिट मान ले, जैसे 70 मान लो। ठीक है, 7 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 70 मान लीजिए, 140 मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल रेशियो वाला 7 आ रहा है, तो 7 के मल्टीपल में कोई भी अपन एक इनका प्रॉफिट मान लेते हैं। तो अपन ने मान लिया कि कुल जो इसको प्रॉफिट हुआ, टोटल जो इसको लाभ हुआ, वो या तो 70 मान ले या 140 मान लो। ठीक है, या 210 कुछ ही मान लीजिए, जिसे 70 मान लेते हैं। कुल लाभ कितना था, 70। तो कह रहे हैं इसका 20% तो ए को मिलेगा। तो आपको पता है 70 का 20% निकालेंगे, नीचे 100 तो 2 जीरो हटेंगे, 7 दूनी 14। तो ये 20% इसको मिलेगा 14 रुपए। टोटल प्रॉफिट 70 है, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा, शेष जो लाभ होगा वो होगा 70 - 14, यानी कितना बचा, 56। कोई दिक्कत नहीं। ये लाभ इसकी पूंजी के रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी 5 और 2 के अनुपात में। तो 56/5 और 2 7। ए का अपने को निकालना है तो किससे गुणा कर देंगे, 5 से। तो ये आ जाएगा कितना, 40। तो ए को 40 और मिलेंगे। तो ए का टोटल प्रॉफिट आप यहां से देखोगे तो ये आ गया 54। 70 टोटल प्रॉफिट था जिसमें से ए को 54 मिलेंगे। तो बी का जो बचा हुआ पार्ट होगा 17 से यदि अपन घटा दें तो बचा हुआ कितना, 16। ये किसको मिलेंगे, ये मिलेंगे बी को। ये इस रेशियो में इनका प्रॉफिट होगा। अब ए को ज्यादा मिला किससे, बी से, तो डिफरेंस देखिए कितने का है। और वो डिफरेंस जो होगा रेशियो में वो किसके बराबर होगा, 38,000 के। ठीक है, तो 38,000 ज्यादा या कम ये होता है डिफरेंस। यहां से यदि अपन डिफरेंस की बात करें तो देखिए 14 में से 6 गया 8, 4 में से 1 गया 3। और किसका प्रॉफिट पूछा है, टोटल लाभ, तो वो अपन ने 70 माना है तो 70 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 38 से 38 कट गया यानी 1000।
और इसको 70 से गुणा करोगे तो 70,000 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगता है, बाकी आप इस टाइप से करोगे डायरेक्ट तो आपका फटाफट हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्स मान के करते हैं उसमें ज्यादा वक्त लगेगा। ओके, अगला देखिए, कह रहा है ए बी सी एक काम को 30 20 10 दिन में करते हैं। देखिए 30 और 20 और 10 का एलसीएम की अपन बात करेंगे। ए बी सी यानी 30 20 और 10 का यदि अपन एलसीएम ले तो वो हमारा कितना आ जाएगा 60। ये हम कुल काम मान लेते हैं, टाइम एंड वर्क में पड़ा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनका एक दिन का काम निकाल लेते हैं। 30 का भाग दोगे 60 में टोटल में तो ए एक दिन में करेगा 2, बी एक दिन में करेगा 3 और सी एक दिन में करेगा 6 यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का। इसी क्रम में आगे चलता है काम पूरा होने में समय। देखिए पहले दिन ए तो लगातार आ ही रहा है, पहले दिन इसके साथ बी आएगा, फिर जब दूसरा दिन होगा तो सी आ जाएगा, ए तो लगातार काम करेगा, फिर तीसरे दिन बी आएगा, फिर चौथे दिन सी आएगा, और इसी क्रम में ये काम जब तक खत्म नहीं होगा इस टाइप से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पहले दिन जब ए और बी काम करेंगे तो आपको पता है ए और बी एक दिन में 2 और 3 5 यूनिट काम करेंगे। दूसरे दिन ए और सी करेंगे तो 2 6 8 यूनिट काम करेंगे, फिर 5 फिर 8। तो इसी टाइप से काम आगे चलता रहेगा, यानी 2 दिन से काम क्या हो रहा है रिपीट। तो हम यहाँ से देखें कि 2 दिन में 2 डेज में टोटल काम कितना हो रहा है, 5 और 8 13। एक दिन ए प्लस बी एक दिन ए प्लस सी, तो 2 दिन में कितना 13 काम। जितना आपका टोटल है उसके आसपास आपको पहुंचना, ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर आ चाहिए या उससे कम, वहां अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 से यदि आप 13 को गुणा करते हो तो 13 पंजो 65, टोटल काम 60, ये ज्यादा चला जाएगा। तो इसको हम लोग गुणा करते हैं 4 से। ठीक है, तो इधर तो आपका आ गया 8 दिन 8 डेज, और इधर आपका 8 दिन में काम कंप्लीट हो चुका कितना 52 यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब शेष आपके पास कितना है, टोटल 60 था 52 हो गया, तो शेष काम कितना बचा हुआ है, तो शेष काम हमारे पास बचा हुआ है 8 यूनिट। ठीक है, जैसे 8 दिन होंगे तो विषम दिन जो होगा, विषम दिन यानी जब स्टार्ट काम होता है, पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा फिर पांचवा, तो ओड डेज में कौन आ रहे, ए प्लस बी आ रहे। ए प्लस एक दिन में कितना काम करेंगे 5, तो एक दिन और आएंगे दोनों और 5 यूनिट काम कर देंगे। अब देखिए इधर टाइम आपका हो गया 9 दिन। ठीक है, और 9 डेज में 9 दिन में कितना यूनिट काम हो गया 57, 52 और 5 57। रिमेनिंग कितना बचा, टोटल 60 है, 57 हो चुका तो रिमेनिंग कितना बचा 3। अब इसको कौन करेंगे, अगले दिन आएंगे ए प्लस सी, और ये एक दिन में 8 कर रहे, करना कम है इनको 3, तो ये लगेगा 3/8 दिन और 9 दिन ये। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 से 3/8। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक व्यापारी अपने व्यापार पे 20% की छूट की अनुमति देता है और अपने माल के अंकित मूल्य पर 6 से 1/4% की नगद छूट यानी कैश डिस्काउंट भी दे रहा है वो। ठीक है, इस तरह उसे अपने लागत पे 20% शुद्ध लाभ यानी प्रॉफिट हो रहा है उसको 20% का। बेचने के लिए उसे अपने माल का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक रखेगा, ये आप पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो एक छूट तो 20% की, एक छूट है 6 से 1/4 की। इनकी पहले अपन सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते हैं, एकल छूट। 20% आपको पता है 1/5 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 1/4 यदि निकालें तो ये आपका होता है 1/16, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 6 चौक 24 1 25/4, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 और ये कट जाएगा इससे कितने बार 16। ये परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। तो देखिए डिस्काउंट किस पे मिलता है, ये मिलता है मार्क प्राइस अंकित मूल्य पे। ठीक है, मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस, और छूट देने के बाद क्या आता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए पहले वो मार्क प्राइस 5 है, एक की छूट देगा तो कितने में बेचेगा 4 में। अगली बार कह रहा है अंकित मूल्य 16 होगा और एक की छूट देगा तो कितने में बेचेगा 15 में, यही होगा। अब यहाँ पे देखिए कॉलम में जो भी आपका कॉमन आ रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लो ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए, ज्यादा बड़ी नंबर नहीं लेना अपने को। तो ये 5 से एक बार कटेगा, 5 से 3 बार कटेगा, 4 से एक बार, 4 से 4 बार, तो 1 × 4 1 4, 1 × 3 3। तो मार्क प्राइस यदि 4 होगी, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 20% का इसको प्रॉफिट, 20% 1/5, और प्रॉफिट किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, एक का इसको प्रॉफिट। तो यहाँ से देखिए सबको लिख देते हैं। क्रय मूल्य यदि 5 होगा तो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 और 1 6।
ठीक है। इधर अपने पास है कि यदि मार्केट प्राइस 4 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ से अपन एक सिंगल इनका एक रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसको गुणा करोगे 15, इसको गुणा करोगे 18, इसको गुणा करोगे 24, ये हमारा रेशियो आ गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। आपको कह रहा है अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज्यादा, तो अंकित मूल्य तो 24 है और लागत मूल्य है 15। तो 15 से कितना ज्यादा है ये हमें पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। तो देखिए कितना ज्यादा है, 9। किससे, 15 से। प्रतिशत में तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। ठीक है। 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 100 20 बार, और 20 गुना 3 यानी इसका आंसर आ जाएगा 60%। तो एक रेशियो, पहले इनका सिंगल डिस्काउंट निकाल लिया, फिर एक रेशियो निकाल लिया। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग सीपी, एसपी और एमपी का। अगला देखिए, कह रहा है एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रम अनुसार मापा जाता है तो उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। कि जैसे पहला सदस्य मान लीजिए 10 kg का था तो उसका एवरेज भी वही रहेगा। फिर अगला बंदा आया मान लीजिए 15 kg का, तो दोनों को 15 का आया तो पहले वाले का और दूसरे का जोड़ा और उनको 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया 12.5। इस टाइप से कह रहे हैं। फिर अगला आया उसका वेट जोड़ा और उनका तीनों का एवरेज निकाल लिया। तो प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई कब, औसत भार की। यदि हर बार औसत भार में 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, यानी पहले जैसे मान लीजिए 10 किलो का आया, नेक्स्ट बंदा जब आया उनका एवरेज निकाला तो 11 हो गया, फिर अगला बंदा आया सबका जोड़ा तीनों का, फिर एवरेज निकाला तो 13 हो गया। मतलब इस टाइप से एक एक केजी उनका बढ़ रहा है। तो कह रहा है अंतिम खिलाड़ी लास्ट वाला और पहले खिलाड़ी में कितना अंतर है। ये मैंने आपको एवरेज में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक से भी बताया। तो यहाँ देखिए 5 सदस्य हैं और पहले और पांचवें में डिफरेंस आपको पूछा है, तो देखिए यहाँ पे 4 है। और मैंने आपको बताया था कि हर बार क्या होगा, जिसका भी आपको निकालना है, पहले और दूसरे का निकालना है तो डिफरेंस 1 का 2 से गुणा करो, पहले और तीसरे का निकालना है तो कितने का गैप है, 2 का 2 से गुणा कर दो, वो डिफरेंस आ जाएगा। या दूसरे का चौथे का निकालना है, 2 का डिफरेंस 2 से गुणा कर दो, बताया था। तो यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस कितने का है, 4 इंटू 2 से करेंगे इसका 8 kg आंसर आ जाएगा। वहां आप पूरा बेसिक से मैंने बता रखा है। बाकी जैसे पहले का होगा x, दूसरे का होगा, पहले का अपने पास मान लीजिए x वेट है तो एवरेज भी कितना होगा x। फिर जैसे दूसरा खिलाड़ी आपका आया, ठीक है, और इनका जो एवरेज आया वो आया x+1। तीसरे खिलाड़ी तीनों का टोटल एवरेज आया x+2, ऐसे बढ़ता गया। चौथे का x+3, पांचवे का x+4। ये पांचों का एवरेज है, इसको आप गुणा कर दोगे 5 से, टोटल आएगा। ये 4 का एवरेज है, इसको गुणा करोगे 4 का टोटल आएगा। तो 5 के टोटल में से 4 का घटा दोगे, 20 में से 12 जाएगा, आपका डायरेक्ट 8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, कुछ अमाउंट है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया, शेष का 5% परिवहन पे, इसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिए और 1400 बच गए। देखिए ये दोनों अमाउंट खर्च करने के बाद की यदि बात करें, 1400 तो उसकी सेविंग है और 120 रुपए उसने दान कर दिए, यानी इनका आप टोटल देखोगे तो ये आ गया 1520 रुपए। ठीक है, वो पहले वाले दो खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, 1520। पूछा उसके द्वारा परिवहन पे किया गया खर्च कितना है। तो इसको देखो आप एक्स मान के भी कर सकते हो कि एक्स था, फिर उसका 20% खर्च किया, 80 बचा, फिर 80 का 5 कर दिया, 95 बचा। इस टाइप से आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे टोटल यदि इसके पास मान लीजिए अमाउंट जो था, प्रिंसिपल या अमाउंट जो भी इसके पास रुपए थे वो मान ली 100 थे, तो पहले इसने 20 रुपए खर्च कर दिए, तो इसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा शेष, तो ये बचेगा 80। 20 खर्च कर दिए, अब ये 80 बचे ना, इसमें से शेष का 5% खर्च कर देगा। तो अब वो खर्च करने के बाद परिवहन पे खर्च कर दिए, इसका 5% और, तो 80 का यदि 5% अपन निकाल लें यहाँ से, ठीक है, ये 20 और 20 चौक 80, तो इसके पास कितने रुपए बचे, 76 बचने चाहिए। कब, जब आपका अमाउंट इसके पास 100 हो, और वो 76 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 1520। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्षेत्र का मान दिया है। अब आपको यदि टोटल अमाउंट पूछे तो 100 से गुणा कर दो। तो ये देखिए क्षेत्र से डायरेक्ट रखना 2 बार यानी 20 बार। तो टोटल अमाउंट यदि पूछता कि उसके पास कितने रुपए थे तो अपना आंसर आ जाता कितना था, 2000। लेकिन इसने पूछा है
कि उसके द्वारा परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पे उसने कितना रुपया खर्च किया। तो ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया? 5%। ये 20% निकालने के बाद, तो देखिए 2000 है, इसका आप 20% निकाल लोगे तो वो आ जाएगा कितना? 400। तो बचे कितने? 1600। ये जो शेष बचा इसका वो 5% खर्च कर रहा है, तो दो जीरो आपकी कट जाएंगे, 16 पंजे 80। तो 80 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए। इसमें कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। उसमें स्त्री और पुरुष यानी वुमेन और मैन का जो रेशियो 43-40 है। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% और स्त्रियों में 8% है, तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या, यानी अपने को पूछा जो टोटल लिटरेट है पूरे इस टाउन में, वो अपने को पूछा है। देखिए 24% की यदि आप बात करो, 24%, 24% है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, तो ये अपना 4 से कट रहा है 6 बार और नीचे आ जाएगा 25। ठीक, तो मैन जो है वो 6, यदि टोटल 25 होंगे तो उसमें से 6 क्या होंगे? साक्षर लिटरेट होंगे। यदि वुमेन की बात करें तो 8% यानी 8/100, तो 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 25, यानी टोटल यदि 25 महिला होंगी तो उसमें से 2 क्या होंगी? साक्षर होंगी, 2 लिटरेट होंगी, पढ़ी लिखी होंगी। पूछा यही है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो में दिया है, तो एक बेसिक ही है कि पहले आप 3,11,250 का यहाँ से इस रेशियो में डिवाइड करके संख्या अलग अलग निकाल लो, और फिर उनका ये प्रतिशत निकाल के ऐड कर दो। दूसरा देखिए ये कर सकते हैं कि ये जो 43 और 40 हमें रेशियो दिया गया वुमेन और मैन का, यहाँ पे टोटल 25 हो, लेकिन यहाँ पे तो 43 है, कटेगा नहीं। दोनों में 25 है, तो मैं क्या करूंगा, इधर दोनों रेशियो को 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैन और वुमेन की बात करें, 25 चौक 100, ये तो आगे अपने पास 1000 मैन, इनको गुणा करेंगे 100, एक और 3 75, ये आगे 175 वुमेन। तो टोटल हमारे पास ये रेशियो हो जाएगा अब, यानी जो 3,11,250 है, वो हमारे पास किसका मान आ गया? 2075 का आ गया। ठीक है, अब देखिए यदि मैन आप देखोगे कितने पढ़े लिखे हैं, तो वो इसका 6/25, यदि जब आप निकालोगे तो 25 से 25 कट जाएगा, इसलिए मैंने 25 से गुणा किया है। तो यहाँ पे देखिए 6 × 4 24 यानी 240, और 6 थे 18, तो ये आगे 258 जो, अच्छा ये है वुमेन है 2/25, यानी ये आगे अपने पास 86 पढ़ी लिखी है। और मैन यदि अपन निकालें, उल्टा दिया गया 6/25, तो 25 से 25 कटेगा, 6 × 4 = 24 यानी 240। यहाँ पे पहले वुमेन है और इस इधर साक्षर में पहले मैन है, ये ध्यान रखना। तो टोटल यहाँ पे देखिए पढ़े लिखे कितने? 240 प्लस 86, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 240 में 80 जोड़े 320, ये और 6 326। इसको हमें सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो देखिए 25 से कट रहा है, 25 × 8 = 200, और 25 से 3 बार 75। इधर देखिए 25 से एक बार कटेगा, 6 बचेंगे, 25 दूनी 50, 11 बचेंगे, 25 चौक 100, 12 बचेंगे 125, 25 पंजे 125 और जीरो, ये आ गया। अब देखिए संख्या है आदमी और औरत की, तो फ्रैक्शन में तो आपको पता है आएगा नहीं, ये तो परफेक्ट एक इंटीजर ही आएगा कोई ना कोई। ठीक है, तो इधर देखें, ये तो 8 चौक इधर नहीं कटेगा, इसी को यदि अपन 83 से काटें, देखिए पहले कटेगा कितनी बार? एक बार, 24 तो ये बच गए, और 17 इधर बचेंगे, 17 और 24 41, ये हो जाएंगे, आगे 5 उतार लेंगे, 415। तो 5 से गुणा कर दें, पूरा पूरा जा रहा है, तो 5 और जीरो, तो यह आ गया हमारा 150 × 326, तो जीरो आएगा। 15 को 6 से गुणा कर देंगे, 90, 9, 15 दूनी 30, और 9 39, 3 बचेंगे 45, और 3 48, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 48,900। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। दूसरा आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, पहले मैन और वुमेन की संख्या निकाल के भी। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक्स और वाई स्टेशन से क्रमशः वाई और एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। देख ए से चल रही है, दो रेलगाड़ियां ए और बी हैं। ठीक है, ये आपके पास दो स्टेशन है, एक एक्स स्टेशन है, एक वाई। ए जो चल रही है वो एक्स से वाई की तरफ, और दूसरी बी जो चल रही है वो वाई से एक्स की तरफ, आमने सामने ये चल रही है। तो कह रहा है एक दूसरे को पार करने के बाद ये क्रॉस करते, मान लीजिए इस पॉइंट पे यहाँ पे ये क्रॉस करती हैं जेड पे, यहाँ पे मिली, इसके बाद ए इधर चली गई और बी इधर आ गई अपने गंतव्य स्थान पे।
जो पॉइंट था। तो क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट बाद वाई और एक्स पे पहुंच गई। वाई पे कौन पहुंचेगी, ए, और एक्स पे बी। ए की स्पीड दी है, बी की पूछिए। देखिए ये मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था, एक क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन लिए थे कि जब आपको मिलने का मीटिंग पॉइंट के बाद वाला समय दिया हो तो क्या होता है, ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड, ये होता है मिलने के बाद वाला समय। यदि जैसे मान लीजिए मिलने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ये मिले और मिलने के बाद ए ने मान लीजिए T1 टाइम लिया और बी ने लिया कितना, T2। तो ये उल्टा लेंगे, मिलने के बाद वाला समय लेना बी का समय, यानी जैसे बी ने लिया T2 अपॉन ए ने लिया T1, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी स्पीड का रेशियो आता है। अब देखिए इसने लिया 3 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट को आप आवर्स में चेंज कर दीजिए तो 60 का भाग देंगे, तो 3 3 9 और 1 10/3, तो ऊपर तो आ गया 10/3। नीचे देखिए 48 को भी चेंज कर दे तो 12 चौक 48, 12 पंजो 60, 5 चौक 20, 4 24, 24/5। और इसका क्या ले लेंगे अपन, अंडर रूट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इनमें आपस में कुछ कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कट जाएगा अपना ये 5 बार, और 2 से कट जाएगा कितनी बार, 12 बार। तो ऊपर तो होगा 5 गुना 5 और नीचे होगा 12 गुना 3। तो ऊपर तो 25 का अंडर रूट 5 और नीचे 36 का 6। तो ये ए और बी की स्पीड का रेशियो आ गया। अब ए की स्पीड तो 45 दी है, तो 45 जो है वो 5 का कितना गुना है, 9। तो इधर बी के लिए भी इसका 9 गुना कर देंगे तो 6 गुना 9 54। तो बी की जो स्पीड है वो आपकी आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। मिलने के बाद का समय थे तो इनकी स्पीड का रेशियो और टाइम का उल्टा लेंगे, बी का टाइम ले रहे हैं तो वो आएगा किसके और कॉरस्पेंडिंग में, ए के। अगला देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 4 वर्ष में 3840 और 5 वर्ष में 3936 हो जाती है ब्याज की दर। ये आपको मैंने सीआई में पढ़ाया। जब भी आपके पास 1 साल का डिफरेंस हो, 7वें वर्ष और 8वें वर्ष, तीसरे वर्ष या चौथे वर्ष दिया हो, तो आप रेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे अपन डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो इसके 1 साल का ब्याज आ जाएगा। तो देखिए 3840 है तो 60 आप ऐड करोगे तो 3900, और 36 ये तो कितना आ गया डिफरेंस, 96 इंटू 100। और ये ब्याज किस पे मिलेगा, पहले वाली मिश्र धन पे। तो वो चौथे साल का मिश्र धन है 3840, इससे गुणा कर दीजिए, ये अपने पास रेट आ जाती है डायरेक्ट। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल होगा और ये अपना कट रहा है 4 बार डायरेक्ट। यूनिट डिजिट देख लीजिए 4 है तो 6 गुना 4 24 होता है, 9 चौक 36 2 38, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आगे 10/4 यानी 5/2 यानी 2.5%। अगला देखिए, कह रहे घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग एल प्लस बी प्लस एच अपने को दिया गया है 20 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। देखिए घनाभ का विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, और ये हमें दिया गया कितना, 12। तो यहां से आप कह सकते हो कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये होगा 144। घनाभ का कुल क्षेत्रफल अपने को पूछा है, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB+2BH और +2HR। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई गुना लंबाई, दो बाहर कॉमन लेते हो, ठीक है। तो आपको ये पता है कि यदि अपन इसका होल स्क्वायर कर दें, L+B+H का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा L² प्लस बी स्क्वायर प्लस H² प्लस 2 LB प्लस BH और प्लस H, यही होगा। इसका मान अपने पास है 20 और इसका वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400। L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है 144। तो ये क्या बचा अपने पास, इसका क्षेत्रफल। यदि 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 144 यदि अपन माइनस करें तो 400 में से आप 100 माइनस कर दो 300, और 300 में आप 44 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये आप फॉर्मूले में रखना था, कुछ नहीं था। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि सरल रेखा 3x+2y=6 और निर्देशांक x जो अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे ये अपने पास क्या एक्स एक्स है, ये हमारे पास वाई एक्स है, और ये इसका मूल बिंदु ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, मूल बिंदु। अब जब भी इस टाइप की लाइन आपके पास 3x+2y=6 है, कोऑर्डिनेट निकाले तो एक बार हम x=0 रखें यहाँ पे, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो y का मान 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो y का मान आ जाएगा आपके पास 3।
ये एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए एक्स जीरो कहाँ पे होगा, तो एक्स जीरो होता है वाई एक्स पे, इस पूरे पे एक्स का मान क्या होता है, जीरो। तो ये एक बिंदु आ गया जीरो, तीन। अगली बार यदि हम वाई को जीरो लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और तीन का भाग छह में दोगे तो ये आ जाएगा दो। तो यहां से कोऑर्डिनेट आ गए दो और जीरो। अब जीरो वाई कहाँ पे होता है, एक्स एक्स पे, ये आ गया। यानी ये लाइन आपको दी गई है, एक तो ये लाइन है, एक ये वाई एक्स है, और ये एक्स एक्स है। यानी ये जो एरिया इस ट्राइंगल का ये हमें पूछा गया है। तो देखिए समकोण त्रिभुज है, ये आधार दो है, लंब तीन है, इसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो दो से दो कटेगा, आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। ओके। अगला देखिए, यहाँ पे दिया गया x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर तीन, इसको लिख सकते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट तीन, दोनों तरफ रूट लेते हैं। यहाँ पे देखिए x की पावर 206, x की पावर 290, 84 अलग अलग दिए, ठीक है। देखिए इन दोनों में आप देखोगे कि यदि x की पावर आप 200 कॉमन लेते हो तो यहाँ बचेगा x की पावर 6 प्लस एक। यहाँ पे यदि x की पावर आप 84 कॉमन लेते हो तो ये बचेगा x की घात 6 प्लस एक। यहाँ पे आप x की घात 12 यदि कॉमन लेते हो तो ये बचेगा x की घात 6 प्लस एक, और ये लास्ट वाला x की घात 6 प्लस वन। यानी इसका मान अपने को देखना है। तो ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि जब x प्लस वन अपॉन एक्स अंडर रूट तीन हो तो इसका अपन क्यूब करेंगे, यानी एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो ये क्या होता है, जीरो। यहां से देखिए एक्स की क्यूब आप एलसीएम लेते हो, ये इधर आ जाएगी, एक्स की घात छह बनेगी, आधार से हम घाते जुड़ेंगे, तीन तीन छह प्लस वन, और ये नीचे वाला इधर आ जाएगा, जीरो से गुणा होगा तो जीरो। यानी यहां से हमारे पास एक्स की घात छह का मान आ गया माइनस वन, ठीक है। ये हमारे पास किसका मान है, एक्स की घात छह का। अब ये यहाँ पे रखोगे कि एक्स की पावर सिक्स, या डायरेक्ट भी देख सकते हैं एक्स की पावर सिक्स प्लस वन बराबर जीरो आ गया। तो ये पूरा कितना आ गया, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो। तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, ये सारे जीरो हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो, ठीक है। जब माइनस वन रखोगे तो माइनस वन प्लस वन तो भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो खंबे एक्स मीटर की दूरी पे हैं, उनमें एक की ऊंचाई दूसरे की दुगनी है। जैसे एक पोल ये है और दूसरा जो पोल है वो इसे डबल है। इसकी हाइट यदि h होगी तो इसकी हाइट होगी 2h, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी गई है x। कह रहा है कि यदि उनके तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, ये जो इसका मिड पॉइंट होगा, टोटल ये आपको x दी गई है, टोटल x है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगी x/2, और ये भी हो जाएगी x/। तो कह रहा है यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, उनके शीर्षों के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, और जब ये इनकी टॉप को देखेगा तो ये जो एंगल बनेंगे इसके आंख के साथ यहाँ पे, ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट पूरक है। यानी ये थीटा होगा तो ये होगा 90 माइनस थीटा, यानी दोनों का टोटल करें अपन तो वो होता है 90, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको पूछा छोटे खंबे की ऊंचाई यानी एच का मान निकालना है। देखिए यहां से आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे टेन लें। पहले से देखिए आप टेन थीटा की बात करें तो इसके सामने थीटा के सामने लंब एच है, और आधार x/2 है, तो दो ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2h अपॉन एक्स। यहां से अपन देखेंगे टेन 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 2h अपॉन x/2, तो दो ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा चार। टेन 90 माइनस थीटा आपको पता है कि क्या होता है, कॉट थीटा। टेन इंटू कोट आपको पता है क्या होता है, वन। तो इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो वन हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या बचा, 2h अपॉन एक्स इंटू 4h अपॉन एक्स। तो नीचे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। एच का मान निकालना है तो एच को तो इधर ही रख लीजिए, और चार दूनी आठ, ये इधर आ जाएगा अपॉन में, इक्वल टू एच स्क्वायर। एच का मान निकालोगे तो इसका क्या लेंगे, रूट लेंगे, रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो कितना आ जाएगा एक्स, और आठ का कितना आ जाएगा, दो रूटी दो। ये इसका आंसर बचे, ठीक है। बड़े वाले के पूछे तो एक्स अपॉन रूट दो आ जाए। अगला देखिए, कह रहा है थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है, टेन टू थीटा इंटू टेन थ्री थीटा वन है। देखिए इसको आप लिख सकते हो कि टेन टू थीटा इक्वल टू, ये इंटू में यहाँ पे आगे जाएगा तो अपॉन में आएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टेन थ्री थीटा, और वन अपॉन टेन क्या होता है, कॉट। तो इसको लिख देंगे टेन टू थीटा इक्वल टू कॉट थ्री थीटा। तो ये आपको पता है कि टेन और कोट बराबर कब होते हैं, जब थीटा का टोटल कितना हो, 90 डिग्री।
तो 2 और 3 5, यानी 5 थीटा का मान कितना है यहाँ पे अपने पास 90। तो थीटा का आ जाएगा 18। ये आपको दिया कि 2 cos² 5 थीटा अपॉन 2 - 1। तो देखिए 2 cos², 5 थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे कितना 90, 90/2 45 -1। आपने ये भी पढ़ा होगा कि 2 cos² θ - 1 ये होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा, थीटा की जगह 45 और 45 का डबल यानी 90। cos 90, और cos 90 कितना होता है 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या 45 का मान रख दीजिए 1/√2, वर्ग करोगे तो 1/2 और 2 से 2 कटेगा 1 - 1 तो भी 0 आ जाएगा। अगला देखिए sin 17 का मान दिया है, यानी ये लंब है और ये अपने पास कर्ण है। sec 17 और sin 73 का आपको पूछा है। देखिए sec 17 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि sin 90 - 17, क्योंकि 17 की वैल्यू है अपने पास तो। और sin 90 - थीटा क्या होता है cos, तो ये आ जाएगा अपने पास कि sec 17 माइनस cos 17। अब sec आपको पता है क्या होता है कर्ण बटे आधार, और cos क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण y, तो y² माइनस लंब यानी x² कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आधार आ जाएगा इसका। ठीक है, तो नीचे यदि आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें इनकी। कर्ण कितना है y अपॉन आधार, देखिए आधार आ गया √y² माइनस x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा √y² माइनस x² अपॉन कितना आ जाएगा y। तो नीचे जब एलसीएम लोगे तो वो आएगा y इंटू √y² माइनस x²। देखिए y इंटू √y² माइनस x² एक ही ऑप्शन में, तो ये आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। आप बाकी आके सोल्व करो तो आगे करके देख लीजिए। अगले में कह रहा है एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में, समांतर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होती है जिसमें जो डिफरेंस होता है डी, सार्व अनुपात जो बोलते हैं डी। ठीक है, डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस जो होता है वो आपस में क्या चलता है बराबर। जैसे नंबर हैं अपने 1 2 3 4 सभी में एक एक का डिफरेंस है, तो ये सारे क्या है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या चलेगा आपस में इक्वल, जैसे 2 4 6 है। ठीक है, 5 10 15 आपस में डिफरेंस क्या चल रहा है इक्वल। तो कह रहे हैं न्यूनतम कोण के अंश और अधिकतम कोण के रेडियन का अनुपात 60 अनुपात पाई है। वे कोण कितने अंशों के हैं, देखिए तीनों कोण पूछे हैं। तो कह रहे हैं न्यूनतम कोण यदि 60 होगा, अधिकतम कोण का रेडियन में पाई दिया है, रेडियन पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 एक, और 180 से काट देंगे 60 को कितने बार 3 बार। तो न्यूनतम और अधिकतम जो होगा उनका रेशियो 1 और 3 का है। तो आप देख लीजिए 1 और 3 के रेशियो में कौन है, 30 और 90 1 और 3 के रेशियो में। ठीक है, बाकी है नहीं। दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि इनका डिफरेंस देखिए 30 और 60 का डिफरेंस 30 का है, और 60 90 का भी 30 है, तो सेम डिफरेंस चल रहा है। इधर आप डिफरेंस देखोगे तो किसी में भी सेम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये ए आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक कंपनी द्वारा 6 भिन्न प्रकार के मोबाइलों के 2 वर्षों की प्रतिशत है, 7 और 2008 की। 2007 में मोबाइल फोनों का कुल उत्पादन 35 लाख था, और 8 में कितना था 44। यहाँ पे पूछा है 2007 और 8 में बी प्रकार के मोबाइलों की संख्या में कितना अंतर है। देखिए 2007 की बात करें बी, तो 30 से 45, यानी यहाँ पे है ये 15%, टोटल जो भी है उसका 15%। और यहाँ पे बी की बात करें तो 40 से 60 यानी है 20%। तो यहाँ पे 35 लाख जो है इसका 15% निकाल लेंगे। ठीक है, और दूसरा जो आपका 2008 वाला है 44 लाख, इसका कितना निकालेंगे 20%, और उन दोनों का क्या लेना हमें डिफरेंस लेना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपका कैलकुलेशन है। देखिए इसका 15% निकाल लें और इसका 20%। इनका डिफरेंस लेंगे तो 5 से कट जाएगा 3 बार, और 5 से कट जाएगा 20। ये 5 से 4 और ये 5 से 20। तो नीचे देखिए दोनों में एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा, क्योंकि नीचे मैंने इक्वल किया है दोनों में 20। ये 44 × 4, तो 4 × 4 16, 160 हो गए, और 16 और जोड़ देंगे तो ये हो गए 176 माइनस। यहाँ पे देखिए 30 × 3 90 और 5 × 3 15, 105 होता है, तो 105 इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे यदि अपन डिफरेंस की बात करें
तो 176 में से 105 यदि अपन घटा दे तो ये कितना आ गया 71 अपॉन 20 लाख, क्योंकि लाख में दिया गया। तो 71/20 लाख क्या है अपना इसका आंसर। लाख में है ना, तो 1 लाख से गुणा कर दीजिए। 20 से कटेगा 5 बार, यानी 5,000। और ये आगे 3 जीरो, 5 और 7 पंजे 35, तो 3,55,000 इसका अपना आंसर होगा। ठीक है, ओके। अगला देखिए, इसमें कह रहे हैं वर्ष 2008 में ए प्रकार के मोबाइलों का प्रतिशत और 2007 के बराबर होता, तो वर्ष 2008 में ए प्रकार के मोबाइलों का उत्पादन। देखिए 2007 में ए की अपन बात करें तो यहाँ पे है 30%। कितना परसेंट है 30। और वर्ष 2008 जो है इसमें ए का जो प्रतिशत है वो है 40%। तो कह रहा है कि ए प्रकार के मोबाइलों का प्रतिशत उत्पादन यदि 7 के बराबर होता, 7 में कितना हो रहा है 30 हो रहा है, तो यहाँ 40 नहीं होगी 30 होता, तो कितने मोबाइल होते। तो 2008 में देखिए अपने पास वही है सेम, कितने हैं 44 लाख। और इसका यदि 30% अपन निकाल लें तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट गई, और ये आंसर किस में है लाख में, क्योंकि 44 लाख है तो 1 लाख और ले लीजिए इधर, क्योंकि नीचे जीरो बच रहा है। तो ये हमारा एक जीरो और कट जाएगा। इसको गुणा कर दें, 4×3 = 12 और 12 यानी 132, और आगे कितने जीरो हैं 4 जीरो। तो 13,20,000 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है यदि कंपनी डी प्रकार के मोबाइलों की प्रत्येक वर्ष की उत्पादन संख्या के 85% मोबाइल बेच दिए जाए, जो भी टोटल उसके मोबाइल हैं वो उसमें से 85% तो वो सेल कर दें। ठीक है, तो बाकी कितने बचेंगे 15%। तो ये पूछा कि डी प्रकार के कितने मोबाइल जो है वो बिना बिके रह गए, यानी अनसोल्ड जो मोबाइल है उनकी अपने को संख्या पूछी है। तो पहले में 2007 की यदि बात करें तो यहाँ पे आपके पास है 35 लाख, और 2008 में कितने हैं 44 लाख। अब देखिए डी में पहले हम टोटल निकालने पड़ेंगे यहाँ से डी के मोबाइल। तो डी में 7 की बात करें तो 65 से लेके 75 तक, यानी कितने प्रतिशत है 10%। ठीक है, तो ये तो टोटल है 10%। इसमें से 85 यदि बिक गए तो बचे कितने 15%। प्लस यहाँ पे डी की अपन बात करें तो देखिए 75 से 85, यानी यहाँ भी 10% है। तो 44 लाख टोटल थे, उसका 10% निकालेंगे तो डी के मोबाइल आ गए। इसमें से 85 सोल्ड हो गए, तो अनसोल्ड कितने 15%। ठीक है, ये किस में है यूनिट सारी लाख में, तो 1 लाख से और गुणा कर दीजिए। इधर भी ये भी लाख में है। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इन 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे बचा आपका 10 × 10 100, और 15 को 35 से गुणा कर देंगे। 75, 7, 45 और 7 52, 52,500। प्लस इधर गुणा करें 15 से, 15 चौको 60, 660 और 2 जीरो। तो ये अपने पास आ गए 52,500 और 66,000। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इनको ऐड कर देते हैं 5, 6, 5, 11। तो 1,18,500 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज नहीं पूछा, संख्या में पूछा, इसलिए अपने को एक्यूरेट निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए अगला देखिए, पहले इनकी संख्या निकालनी थी कि हैं कितने डी के मोबाइल्स 2007 और 8 में, फिर उसका 15% आपको कैलकुलेट करना है। अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ये 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7/2 माइनस 6 दूनी 12 और 1 13/6। एलसीएम ले लो। ठीक है, या इसको 3 से गुणा कर दीजिए, तो नीचे दोनों में 6 आ जाएगा, ऊपर 21, 21 में से 13 घटा देंगे। ठीक है, तो ये बचे 8 और बटे 6। अब देखिए इसमें मंझला ब्रैकेट में पहले किसको सोल्व करेंगे ऑफ को, ऑफ का मतलब गुणा, तो 7 से कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6 और बटे 5, तो ये आ गया 6/5 इंटू, इसको देखिए 3 2 5/3 माइनस 8/6। ये हमारा आ गया मंझला ब्रैकेट। इसके पहले आपको दिया गया 1 से 2/3, यानी 5/3, और फिर डिवाइड। इसके बाद में आपको दिया गया प्लस, यहाँ ऑफ का मतलब है नहीं गुणा, तो ये 3 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, यानी 3/4 होगा। और भाग को गुणा में बदलेंगे तो संख्या बदल जाएगी, नहीं ये हो जाएगा 1/2,
गुणा 4/3। तो 2 से 2 कट जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है। इसको यदि सोल्व करें तो पहले आपको पता है गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, और 3 से कितने बार कटेगा, 2 बार। तो ये अंदर हमारा कितना बचा, 2 - 8/6, या 2 से इसको काट दें तो 4/3। तो ये हमारा है 5/3। भाग किस में बदलेगा, गुणा में। और यहाँ पे अपने पास है 2 - 4/3। एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे, 3, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए, संख्या चेंज हो जाएगी, यानी 3/2 हो जाएगी, और प्लस 2/3। 3 से 3 कट जाएगा, तो 5/2 प्लस 2/3। तो एलसीएम तो आ जाएगा 6, 5 दिए 15 और 4 19। 6 का भाग देंगे 3 बार, 18। तो 3 से 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको खाली बोर्ड मास का रूल लगाना था, यानी पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसमें भी सबसे पहले छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। अगला देखिए, कह रहे हैं चतुर्भुज एबीसीडी में ई चतुर्भुज के भीतरी भाग का एक बिंदु इस प्रकार है। तो ये अपने को एक क्वाड्रिलेटर दिया गया, कौन सा ही हमें नहीं पता, ए बी सी और डी। कह रहा है अंदर एक पॉइंट ई है कि डीई और सी क्रम से डी और सी के द्विभाजक है। इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, ये हमारे पास है ए। फिर कह रहा है बी जो एंगल है, ये जो एंगल हमारे पास है ये 82 डिग्री है, और डीई सी ये जो एंगल है ये हमारे पास 80 है। ए एंगल पूछा है, देखिए ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ये यदि इधर वाला थीटा होगा तो इधर वाला भी थीटा होगा, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है। अब ये डीईसी एक क्या है, त्रिभुज। डीईसी क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल। और तीनों कोणों का योग आपको पता है कितना होता है, 180। तो 85 है एक तो एंगल, एक थीटा है और एक अल्फा है, ये हो जाएगा 180। 85 माइनस कर देंगे तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा अपने पास आ जाएगा 95। ठीक। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, जिसमें से ये तो है अपने पास कितना, 82। ये 2 अल्फा और ये पूरा है 2 थीटा, यानी 2 से गुणा करें यहाँ पे तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा की यदि बात करें तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 190। तो इन दो कोणों का सी और डी का टोटल है 190, बी का 82 है। 360 में से घटा देंगे इन तीनों का तो हमारे पास ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल ए यदि हम निकालें तो ये माइनस होगा 360 में से। टोटल कितना है, 190 प्लस 82, यानी 272 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 15 में से 7 गए 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 88। 1 सेकेंड, 10 में से 2 गए 8, ऐड करने में कहीं गड़बड़ की है, 2 9 17। अच्छा, यहाँ पे जो अपने को एंगल दिया गया था डीईसी, ये 80 दिया गया था ना, ये 80 है, हमने इसको 85 ले लिया था, ये 80 होगा, तो इनका टोटल कितना बचेगा, 100। तो दोनों का डबल कर देंगे 200 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 282। तो ये आ जाएगा 78। तो इसका आंसर आ जाएगा 78 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे एक सिली मिस्टेक कर दी थी, 85 ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है दी गई आकृति में एमपी एक वर्त की स्पर्श रेखा है, एम से पी, जिसका केंद्र ए है, और एन क्यू जो है वो छोटे वाले की स्पर्श रेखा है जिसका सेंटर बी है। कह रहा है एम से पी 15 है, एन से क्यू 8 है, पी से ए 17 है, बी से जो क्यू है ये 10 है। तो ए से बी का मान, यानी ये जो इसका सेंटर है और छोटे वाले का, इनके बीच की दूरी पूछी है। तो ये बड़े वाले की रेडियस है, ये छोटे वाले की रेडियस, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी रेडियस है, ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। कर्ण 17 है, लंब 15 है, तो आधार कितना होता है, 8। 8 15 17 ट्रिपलेट, ये हम पढ़ते हैं कि सबसे बड़ी भुजा 17 कर्ण होगा, ये आधार 15 होगा, तो बचा इस माइनस कर दोगे 17 के स्क्वायर में से 15 का, तो बचेगा किसका, 8 का। ठीक है। इधर ही हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री होगा, तो ये कर्ण 10 है, लंब 8 है, तो आधार आपको पता है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 4 5 के रेशियो में होंगे। तो ये इसकी रेडियस 8 आ गई, इसकी 6 आ गई, तो 8 + 6 इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 1 + 9 r² + 81 r⁴ 256 है। 1 + 3r + 9 r² दिया, 1 - 3r + 9 r² का मान पूछा है। देखिए
इसको लिख सकते हैं 1 + 9r² +3r = 32 है। दूसरा जो है, जो पूछा है 1 + 9r² - 3r, ये हमें पूछा है, इसको मैं मान लेता हूँ k, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप देखोगे ब्रैकेट को, इसको a मान ले और इसको b मान ले, तो ये a + b है और नीचे a - b है। तो दोनों को जब गुणा करेंगे a + b × a - b हम कर दें, तो ये हमारे पास होता है a² - b²। तो दोनों को इंटू करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में a² यानी इसका वर्ग करेंगे तो पहले 1 का वर्ग 1 होगा, 9r² का वर्ग करेंगे तो 81 प्लस 2ab करते हैं तो 2 × 1 2 और गुणा 9 यानी 18r²। ठीक है, -b², तो 3 का वर्ग 9 और r का r², तो ये हो जाएगा 9r², और इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32k। कोई दिक्कत नहीं। 18 में से 9 घटेंगे तो ये बचेगा 1 + 81r⁴ +9r² बराबर 32k। और इसकी जो वैल्यू है ये हमें स्टार्टिंग में दी गई है, ये वाली 256, तो इसका मान आ गया 256 बराबर है 32 के। तो के का मान ही तो निकालना था, यही तो हमने मानना है। ठीक है, तो ये इधर 32 से इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 3 24। ठीक है, 8 बार कट रहा पूरा पूरा। यूनिट डिजिट चेक किया कि 6 कब आता है, 8 से गुणा करने पे। ठीक है, तो 8 3 24 और 1 25, यानी 8 बार कटेगा तो के का मान आ जाएगा हमारा। अगला देखिए, भाजक भागफल का 24 गुना, शेषफल का 8 गुना, भागफल 18 है तो लाभांश डिविडेंड आपको पूछा है। देखिए, भाज्य जो होता है अपना, ये होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में बात करें तो ये होता है अपना डिविडेंड, ये होता है भाजक यानी डिवाइजर, भागफल होता है आपका क्वोशिएंट, और शेषफल होता है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भागफल 18 दिया है, तो ये मैं भागफल की जगह यहाँ पे रख दूंगा 18 क्वोशिएंट। ठीक है, 18 और इधर प्लस। यहाँ पे कह रहा है कि भाजक जो अपने पास है, डिविजर जो है वो भागफल का 24 गुना, 18 का 24 गुना, यानी कितना हो जाएगा 18 गुना 24। ये आ गया भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो भाजक अपने पास था 18 गुना 24, ये शेषफल का 8 गुना था। तो शेषफल जो होगा ये 18 गुना 24 जो भाजक है, शेषफल इसका 1/8 हो जाएगा, ये 8 गुना है तो 8 से कटेगा 3 बार, तो ये आ जाएगा अपना 54। बस इसको इंटू करके ऐड करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है तो 18 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा होता है 324 गुणा 24 और प्लस 54। देखिए 24 को 4 से गुणा करते हैं तो 96 होता है, तो 6 9, 24 दूनी 48 और 9 57, 5 बचेंगे। 24 तिये 72 और 5 77 प्लस 54, ऐड कर देंगे तो 6 4 10, जीरो सभी में आ रहा है यूनिट डिजिट। 7 5 12 और 1 13, फिर 1 बचेगा, 7 और 1 8 और 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7823। खाली आपको इस फॉर्मूले में रखना था, रिमाइंडर थ्योरम में, और सोल्व करना था। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है ए 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। देखिए दोनों से विभाजित होगी, इसका मतलब इनके एलसीएम की बात हो रही है, एलसीएम से वो डिवाइड होगी, तो 6 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 42। बी एक संख्या है जो 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। B - A पूछा है, देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आपको बताया छोटी तो आप डायरेक्ट निकाल ही लोगे, सबसे छोटी क्या होती है 100, इसके आसपास की बात कर रहा है, 100 से आगे। तो इसका दुगना यदि हम करें तो 84 होगा, दो अंकों की। 3 गुना यदि हम इसका कर दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 126। तो ये तो आगे 3 अंकों की सबसे छोटी, यानी अपने पास ए का मान। अब सबसे बड़ी की बात करें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। इस संख्या में आप 42 का भाग दीजिए। ठीक है, और जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, जितना बच गया वो इस संख्या में से घटा देंगे, तो हमारे पास 4 अंकों की सबसे बड़ी वो संख्या आएगी जिसमें 42 का यानी 6 और 7 का भाग जाएगा।
ठीक है यहाँ तक। 42 का भाग दें, 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 84। तो यहाँ पे बचेंगे कितने, 15। अगला 9 उतार लेंगे, 159। 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा। तो ये हमारा हो गया 126। तो ये बचेगा हमारा कितना, 33। अगला 9 उतार लेंगे। अब देखिए इसको 8 से गुना करें तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 320 और 336 आएगा। इसके आसपास ही आ रहा है, 336। तो यहाँ पे आप देखो रिमाइंडर कितना बचा, 9 में से 6 गए 3। यदि ये 3 जो शेष बच रहा है, ये इस संख्या में से हम माइनस कर दें तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 9996। तो ये वो संख्या आ जाएगी जिसमें 42 का भाग जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि अब 3 हम घटा चुके तो ये 3 तो शेष नहीं बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बी आ गई, और ए ऑलरेडी आ गया। तो ये जो 9996 था, इसमें से आपको 126 क्या करना है, माइनस करना है। तो 6 में से 6 गया, जीरो, यूनिट डिजिट जीरो आ गया, एक ही में दिया है, तो 9870 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इसके 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सोल्व किए हैं। अब कल से मॉर्निंग में 8 बजे आपका एक जो सीजल 22 में जो पेपर हो चुके हैं, 40 सेट है शायद, वो आपके डेली एक पेपर रहेगा। हो सकता है लास्ट में दो भी डाल दूं मैं, या 8 बजे एक होगा, 9 बजे दूसरा डाल दूंगा, क्योंकि टाइम कम है। रोज आपका एक वो टेस्ट पेपर में डालूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं। उससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा, पूरा हर टॉपिक उससे निकलेगा। और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ही क्वालिफाई है तो इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू एवरीवन।